आप कल्पना करिए अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो क्या होता। भारत का जो विभाजन हुआ गांधी ने करवाया। गांधी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था मेरी लाश पर विभाजन होगा। गांधी पे एक आरोप लगता है कि मुस्लिमों का अपीजमेंट करते थे। नोआखाली में मुसलमान नहीं हिंदू पीड़ित था और गांधी जी नोआखाली में थे, तो मुस्लिम अपीसमेंट कैसे हो गया? जो सबसे बड़ा साजिश करता था विनायक दामोदर सावरकर, वो ट्रायल से बच जाता है, छूट कैसे गए? ऐसा लगता है कि सावरकर को बचाने की पूरी कोशिश की गई। ये कौन कर रहा था अंदर से? गांधी पे एक आरोप लगता है कि मुस्लिमों का अपीजमेंट करते थे और मुस्लिमों के हितों का ध्यान रखते थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मैं जरूर करूंगा कि सबसे ज्यादा जो प्रचलित चीज है कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन तो गया था, तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों रहते? तो इस विभाजन के टर्म को स्वीकार करने के पीछे क्या उद्देश्य था? नहीं, यही देखिए, भारत ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया, जो भारत का उस समय का तत्कालीन नेतृत्व था, कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। बल्कि हमारे तमाम नेता, चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान रहे हों, चाहे मौलाना आज़ाद रहे हों, ये सब उतने ही राष्ट्रवादी थे। ये आज़ाद हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहेंगे। गांधी हिंदू धर्म की उस उपनिषदों से चली आ रही धारा के प्रतिनिधि हैं जो कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये भाई अपना है, ये नहीं है, ऐसी गणना करने वाले नीच प्रकृति के लोग होते हैं। जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए पूरी दुनिया ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। तो गांधी हिंदू धर्म के इस दर्शन के साथ खड़े थे। और जो लोग नफरत कि भाई वो मुसलमान क्यों, क्योंकि वो अल्लाह को मानते हैं, वो हमारी तरह नहीं है, वो नमाज पढ़ते हैं, पूजा नहीं करते, तो अलग हो गए। तो ये तो धर्म की बड़ी सतही समझ है। गांधी जी अपने हर प्रार्थना सभा में कहते थे अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। उनके लिए अल्लाह और ईश्वर में फर्क नहीं था। वो हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं कर रहे थे। वो अगर कोई पीड़ित मुसलमान है तो उसके साथ खड़े थे, जो हिंदू है उसके साथ भी खड़े थे। अच्छा, आप ये बताइए कि नोआखाली में तो वो गए थे हिंदुओं को बचाने। नोआखाली में जब डायरेक्ट एक्शन के बाद पूरे कलकत्ता में और आसपास जबरदस्त बंगाल में हिंसा हुई, तो नोआखाली में वो बंदा अकेला, जिसके रास्ते पे कांच तोड़ के फेंके गए, मानो मल फेंका गया, और वो अकेला वहां पर शांति बहाली करने और ये कहने कि हिंदू और मुसलमान मिल के रहें, हिंदुओं के पुनर्वास के लिए गया था। और जो लोग ये बात कह रहे हैं, जो सावरकर और उनकी टोली थी, वो तो लोग नहीं गए, आरएसएस के लोग तो नहीं गए वहां हिंदुओं को बचाने। नोआखाली में मुसलमान नहीं हिंदू पीड़ित था और गांधी जी नोआखाली में थे। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तो आदमी कलकत्ता में अनशन कर रहा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद ना हो, वहां हिंदू बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किए गए थे, बंगाल में, पूर्वी बंगाल में खास तौर पे, तो वहां पर थे गांधी। तो मुस्लिम अपीसमेंट कैसे हो गया? वो ये कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहे। इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं किया गांधी ने या भारत के नेतृत्व ने कि ये साथ नहीं रह सकते। तो जो विभाजन की बात है, गांधी विभाजन के लिए कैसे जिम्मेदार है? गांधी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था मेरी लाश पर विभाजन होगा। और एक ऐसी स्थिति आई कि माउंटबेटन ने ये कहा कि भाई अब जो परिस्थिति है उसमें यही है कि आप अपना एक हिस्सा लेके अलग हो जाइए, इनको अलग होने दीजिए, आप साथ नहीं रह सकते। और सरदार पटेल ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं कभी नहीं मानूंगा कि भारत का विभाजन गलत हुआ। उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। हमने एक छोटे से हिस्से को अलग जाने दिया और हमने अपने एक बड़े हिस्से को रखा है अपने साथ, और उसको अपने हिसाब से हम बनाएंगे। आप कल्पना करिए अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो क्या होता। एक योजना यह भी थी कि देश में 3 अलग अलग राज्य हों जो एक ढीले ढाले केंद्र से संचालित हों। आप समझ, एक बाल्कनाइजेशन हो जाता, तमाम रियासतें अलग हो जाती। और जैसे हुई त्रावणकोर का, आपने त्रावणकोर के राजा ने आजादी का ऐलान कर दिया, अपना दूत भेज दिया, और सावरकर बधाई दे हमने बताया जो। तो वो कहीं से एकता की बात नहीं थी विभाजन के। और इन लोगों ने, जो लोग कह रहे थे कि गांधी विभाजन के जिम्मेदार है, तो गांधी का साथ क्यों नहीं दिया? गांधी का साथ देना चाहिए था इन्हें। जब गांधी कह रहे हैं कि विभाजन होगा मेरी लाश पर, तो आपको गांधी का साथ देना चाहिए।
पर ये लोग तो कहीं गांधी के साथ देते नहीं नजर आए। और अंत में जब पटेल भी तैयार हो गए, जब नेहरू भी तैयार हो गए, तो गांधी ने कहा जब सब लोग मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है तो ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। समर्थन नहीं कहा मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। हालांकि उनकी कोशिश ये थी कि 30 जनवरी के बाद कराची, वो कराची जाना चाहते थे। उनकी कोशिश ये थी कि हम पाकिस्तान जाएंगे और फिर से लोगों को खड़ा करेंगे और इस विभाजन को बेमानी बना देंगे, पीपल्स पावर, जनता को साथ लेकर। उनको लगता था ऐसा संभव है। तो जो लोग दरअसल देखिए, जो लोग विभाजन के खिलाफ होंगे वो चाहेंगे कि हिंदू और मुसलमान का भेद खत्म हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भेद भी खत्म हो। विभाजन तभी वो होगा ना। अगर आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन गलत हुआ तो आप पहला काम करें कि विभाजन का जो आधार है उसको कमजोर करेंगे, और वो आधार है हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत। वो नफरत खत्म हो जाएगी तो विभाजन बेमानी हो जाएगा। और जैसा डॉक्टर लोहिया का विचार था कि भारत पाक महासंघ बने, जैसे यूरोपीय यूनियन एक तरह से अब साथ में आ गया है, उनकी मुद्रा एक है, उनके यहाँ पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती, तो क्या आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है बेमानी हो जाए और इस तरह से लोग आवाजाही शुरू हो? ऐसा तो नहीं है। हम तो यहाँ नफरत की राजनीति को पनपते हुए देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं वो भारत विभाजन का विरोध कैसे करते हैं? जैसे डॉक्टर अम्बेडकर वाली बात कि आप अगर हिंदू और मुसलमान को 2 राष्ट्र मानते हैं तो फिर आप अलग देश हो गया, आपको दिक्कत क्या है? वो तो उसकी अनिवार्य परिणति है। तो दरअसल गांधी की जो पूरी कोशिश थी वो कोशिश इस बंटवारे को ना मानने की थी और इसको बेमानी कर देने की थी। एक बड़ी रेखा खींच दो ताकि ये बेमानी हो जाए, जनता को खड़ा करो ताकि सत्ता के जो प्रश्न हैं वो छोटे पड़ जाए। लेकिन उनके खिलाफ जो चीजें परोसी गई, शायद जिसके कारण 38 साल का नौजवान जो है वो 3 गोलियां उतार देता है। अब बार बार बात कर रहे हैं कि स्क्रिप्टिंग जो थी, पूरी कथानक जो लिखा था वो सावरकर ने लिखा था, विनायक दामोदर सावरकर। ट्रायल का हिस्सा भी रहे लेकिन छूट गए। ट्रायल में कोई कुछ खास एविडेंसेस उनके खिलाफ नहीं मिलते हैं, वो छूट जाते हैं। बाद में कपूर कमीशन कहता है कि सारी चीजों को अगर इकट्ठा करके देखें तो इनकी भूमिका दिखती है इस साजिश में। नहीं, दिखती नहीं है। वो ये कहते हैं कि इसके अलावा कोई नतीजा और निकाला ही नहीं जा सकता कि सावरकर का सब किया धारा है। जी, छूट कैसे गए सावरकर? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस बडगे की वायदा माफी गवाह जो था, जो अप्रूवर बना, उसने सारा केस बताया और उसको इसी आधार पर यह था कि अगर कन्विक्शन हो जाएगा तो तुम छोड़ दिए जाओगे। और वो छूटा भी, क्योंकि आप्टे और इनको फांसी लगी। गोपाल गोडसे जो उसका भाई था नाथूराम को, उनको आजीवन कारावास हुआ। तो इसमें पूरा जो ये सावरकर का मसला था, उसने बताया कि सावरकर सदन गए थे ये लोग, उन्होंने कहा था कि यशस्वी हो, सारा कुछ बताया। लेकिन ऐसा लगता है कि सावरकर को बचाने की एक पूरी कोशिश की गई। वहां पर कहा गया कि नहीं, वो एक कोई कॉर्पोरेटिव एविडेंस और चाहिए जो उसको प्रूव करे, है ना। बाकी के लिए तो नहीं कहा गया इस तरह। कौन बचाना तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तो प्रशासन में, यहाँ तक कि जुडिशरी में भी, यहाँ पर 2 सवाल आ गए पंकज जी, सॉरी मैं आपको रोकते हुए। 20 जनवरी 1948 को गांधी पर हमला होता है, वो हमला नाकाम होता है। 30 जनवरी 1948 को वही लोग अपने मोटिव में उसी जगह कामयाब हो जाते हैं। पहली बात ये, वहां पर एक नाकामी होती है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा साजिश करता था विनायक दामोदर सावरकर, वो ट्रायल से बच जाता है। उसके लिए खास शर्त लगा दी जाती है, जैसा कि आपने कहा कि कोरोबोरेटिव एक एविडेंस और चाहिए। क्यों चाहिए? तो ये कौन कर रहा था अंदर से? देखिए, सावरकर एक बड़ा नाम थे और ये सही है कि जेल जाने के पहले, यानी अंडमान जाने के पहले, उनका एक बड़ी भूमिका उनकी मानी जाती है। एक क्रांतिकारी स्वरूप था उनका। बाद में भी मुझे लगता है कि जो हिंदू महासभा और आरएसएस था, कांग्रेस तो आंदोलन में लगी थी, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये लोग प्रशासन में और शासन में पूरा अंग्रेजों के जरिए अंदर घुस गए थे। और ये नेहरू ने भी बाद में लिखा है पटेल को कि बड़े पैमाने पर ये लोग आ गए हैं। उसकी वजह से कई जगह ऐसा लगता है कि पुलिस के अधिकारी को पता है लेकिन वो तेजी से कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये कैसे शुरू हुआ? ये जो दोबारा जीवी केतकर
मेरा जी। ख्याल, अगर मैं गलत, बाल गंगाधर तिलक बाल के पोते। गंगाधर तिलक के पोते। 11 नवंबर 1964 को एक पूना में, सोचिए, गोपाल गोडसे जब छूट के आया तो उसके स्वागत में समारोह हुआ। और पूना, मैं बार बार कहता हूं, पूना पे हमें ध्यान देना चाहिए। पूना पेशवाओं की राजधानी है, और ये चित पावन ब्राह्मण जो ये चाहते थे कि भारत का संविधान मनुस्मृति पे आधारित हो, जिन्होंने इस संविधान को मानने से इनकार कर दिया था, आरएसएस ने खुल के इनकार किया था, बाकायदा अपने मुखपत्र में लिखा था कि संविधान को हम नहीं मानते, जी। इसमें तो मनुस्मृति नहीं है। ऑर्गेनाइजर में वहां पर स्वागत होता है गोपाल गोपाल गोडसे गोडसे का, और का। वहां जीवी केतकर कहते हैं कि हमें तो 6 महीने पहले से पता था, और ये जानकारी बीजी खेर को दे दी गई थी, जो मुख्यमंत्री हैं, एक कांग्रेस नेता के जरिए, और मोरारजी देसाई को भी ये जानकारी, जो गृह मंत्री थे उस समय, और लेकिन नहीं कार्रवाई की गई। ये एक रहस्य है कि शायद उस समय जो देश का हाल था, ये चाहा गया होगा, कुछ लोगों ने शायद कोशिश की होगी कि बहुत ज्यादा बात ना बढ़े, या जो भी रहा हो, क्योंकि ये लोग प्रशासन में और शासन में काफी अंदर तक घुस चुके थे। जो हिंदुत्ववादी संगठन, बिल्कुल, आरएसएस और ये लोग पूरा घुसे हुए थे, और अंग्रेजों ने उसको घुसाया था, पूरा प्रयास किया था। लेकिन जब ये बात आई 1964 में, तो फिर हड़कंप मच गया। ट्रायल में तो आप छूट गए कि भाई कोई दूसरा गवाह नहीं है जो प्रमाणित करे बडगे की बात को। तब जाके, उस समय तो लाल बहादुर शास्त्री थे मुख्यमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जी। तो पूरे देश में हल्ला हो गया कि भाई ये तो, इसका मतलब है कि बहुत चीजें छिपी हैं, तो फिर से एक आयोग बने। तो पहले ये हुआ कि गोपाल स्वरूप पाठक, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व जज थे, वो फिर केंद्रीय मंत्री बन गए, तो उनकी अध्यक्षता में नहीं बना कमीशन। फिर जस्टिस जीवनलाल कपूर की अध्यक्षता में कमीशन का गठन हुआ, और उस कमीशन के गठन के बाद ही, कुछ समय बाद ही, सावरकर ने खाना पीना छोड़ दिया, और धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर चले गए। क्योंकि गांधी की हत्या के बाद सावरकर प्रासंगिक नहीं रह गए थे लगभग, मतलब किसी तरह बस बच गए थे, लेकिन कोई उनकी से सामाजिक जीवन में जैसे पहले थी, हिंदू महासभा राजनीतिक रूप से भंगी हो गया था, जनसंघ बन गया था, और सावरकर की कोई उनका नाम लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो स्थिति थी, तो अप्रासंगिक हो गए। जब कपूर कमीशन बना, तो फिर उन्हें लगा कि अब तो और भी जो रहा सहा है वो चला जाएगा, और उन्होंने एक तरह से खाना पीना त्याग कर मृत्यु का वर्ण कर लिया, और उनकी मौत हो गई। लेकिन कपूर कमीशन ने फिर तमाम उन चीजों को, और तमाम जिनको उस समय नहीं पूछा गया था, जैसे सावरकर के जो अपने अंगरक्षक थे 2, उनकी गवाहियां ली, जो कोरोबोरेटिव एविडेंस की बात है, वो फिर साबित हुआ कि हाँ, ये लोग बार बार सावरकर सदन जाते थे, वहीं से निर्देश लेते थे, आप्टे और ये जो है माननीय गोडसे, और वहीं से सब लेकर, वहीं से सब जाकर वो करते थे सारा काम। और ये कई मतलब देश में राइफल क्लब्स इन्होंने स्थापित की थी। और ये बात तो लाल बहादुर शास्त्री ने बताया था नेहरू जी को, जो उस समय यूपी में मंत्री थे, कि भरतपुर में और अलवर में ऐसे सैनिक प्रशिक्षण कैंप स्थापित किए हैं, जिसमें संयुक्त प्रांत से, यानी उस समय जो कहा जाता था यूपी, वहां से लोग गए हैं, और हिंसा की देश भर में बड़े पैमाने पे तैयारियां हो रही हैं कि कैसे हम मतलब इस पे कब्जा करें। ये पूरी कोशिश थी। नेहरू ने ये सब ऑन रिकॉर्ड है, सब चीज लिखा है, पटेल को चिट्ठी लिखी है, और पूरा आरएसएस के बारे में तो यह है कि मिठाइयां बांटी। आप सोचिए, अलवर में दोपहर में पर्चा बट गया था कि गांधी की हत्या हो गई है और इसका जश्न मनाया जाएगा। वो पर्चा अमृतसर में छपा था। तो गोडसे ने ये कोशिश की थी बताने की कि सिर्फ मैंने अपने उस पर किया है और इन कारणों से किया, बाकी किसी का लेना देना नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें उसमें साफ है कि एक लंबा षड्यंत्र है जो कई महीनों से चल रहा था। और पटेल ने खुद कहा है कि आरएसएस ने जिस तरह से देश में माहौल बनाया था, उसका ये परिणाम है। आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, जो कहते हैं ना आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। और गोपाल गोडसे ने तो कहा है कि नाथूराम गोडसे ने कभी आरएसएस नहीं छोड़ी थी, जबकि आरएसएस तो कहता रहा कि भाई वो अपने को बचने के लिए कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि न जाने कितनी ऐसी, इन दोनों ने, आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने मिलकर एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया था, हिंदू राष्ट्र दल, और
वो सारे लोग एक साथ ही थे। एक तरह से उनका ओपन एक मिलिशिया था, ये हिंदू मिलिशिया कह लीजिए, मिलिट्री एक तरह से उनकी थी, जिसको ये बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहते थे। सावरकर ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं। सच्चाई है कि सावरकर ने 15,000 रुपए दिए थे तो अग्रणी अखबार नाथूराम गोडसे ने शुरू किया था, जिसका प्रकाशक था आप्टे और संपादक थे ये गोडसे। तो संबंध पुराने भी थे और 15 और उस अखबार के मुख पृष्ठ पे सावरकर का चेहरा छपता था और उसमें सिर्फ गाली गलौज गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, इतनी घटिया भाषा, उसको लिखना ही नहीं आता था, यही सब लिखना आता था। मैंने कहा ना वो मैट्रिक भी नहीं पास कर पाया था, लेकिन उसका जो बयान है वो शानदार है जो अदालत में है। तो जाहिर है वो सावरकर ने उसको किया था। बाद में जब वो अखबार बंद हुआ तो फिर हिंदू राष्ट्र के नाम से अखबार निकला और किस तरह से उसमें छपता था। एक कार्टून बड़ा प्रचारित है जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर एक गांधी के 10 सिर हैं, उस पे निशाना लगा रहे हैं और उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, पटेल भी हैं, नेहरू भी हैं, अंबेडकर भी हैं, सारे लोग हैं और ये लोग उन पे निशाना लगा रहे हैं तीर से, मुखर्जी और सावरकर। तो ये राम है, ये रावण है, ये रावण है। तो गांधी को रावण के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। और कोई जरूरी नहीं कि जब आप समाज में किसी के खिलाफ जहर फैला दें जी, तो आपको कोई जरूरी नहीं कि आप खुद मारे, कोई भी पागल मार सकता है।